अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीडियो के साथ तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज फिर हम डिस्कस करने लगे हैं सैक्ड एम्प्लॉइज़ की नज़रसानी केस, जिसकी समाअत आज बरोज़ पीर जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। और दौरान समाअत जो है वफाक की जानिब से फेडरेशन का मौक़िफ़ जो है वो पेश किया गया और अटारनी जनरल जो है वो रोस्टम पे आ रहा है और अटारनी जनरल से जो सवालात पूछे गए थे जुमेरात के रोज़ जो आखिरी समाअत हुई थी उसमें जो सवालात फ्रेम करके सुप्रीम कोर्ट ने दिए उन सवालात के जवाबात भी दिए और अटारनी जनरल ने जो है वफाक का भी मौक़िफ़ पेश किया। और दौरान समाअत जो है अटारनी जनरल का वाज़े तौर के ऊपर ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने फैसले को नल एंड वाइड करे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ह्यूमैनिटेरियन इशू के भी मामले को देखे। और उन्होंने एक सवाल से अटारनी जनरल ने एक मिसाल भी दी कि एक मुलाजिम मेरे पास आए और उनके जो 3 बच्चे थे वो स्कूल नहीं जा पा रहे और मुझे पता है वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अटारनी जनरल साहब आप ऐसा तसव्वुर ना दें कि अदालत जो है वो संग दिल है। उन्होंने कहा हमारे दिलों में भी मतलब हमारे सीनों में भी दिल है और हम लोगों की जो दुख है, जो परेशानियां हैं और उनकी जो तकलीफ़ है उनको हम बाखूबी समझते हैं और हम जानते हैं कि इन लोगों के साथ जो मसाइल दरपेश हैं इन लोगों को वो हम जानते हैं। और इसके साथ साथ अटारनी जनरल की जानिब से जो है वो अदालत को ये भी बताया गया कि 93 और 1996 में जो तैनातियाँ हुई थी उनको कहीं चैलेंज नहीं किया गया था। इसके बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि फिर इन तैनातों को जो है वो 10 साल बाद आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। बंदियाल साहब का ये भी कहना था कि क्या ये जो तैनातियाँ हुई थी, तकर्रियाँ हुई थी 1993 में 1996 में बीबी शहीद के दौरे हुकूमत में, तो क्या इनको जो है वो प्रोसेस के तहत हुई थी जो सरकारी मुलाजमीन का जो क्राइटेरिया है, जो कायदे कवानीन है उसके तहत हुई थी। उन्होंने कहा कि आपने हमें ये इस सवाल से बताना है। इसके साथ साथ जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये भी कहना था कि रोज़गार देने के कुछ असूल हैं और ख़ासकर हुकूमत की जानिब से जब किसी को रोज़गार दिया जाता है तो कोई एक मेकनिज़म है, उस मेकनिज़म के तहत ही जो है वो रोज़गार दिया जाता है। और क्या ये जो तैनातियाँ हुई थी ये शफाफ तैनातियाँ थी और इस हवाले से जो है वो कोई इसमें कोई पोलिटिकल एलिमेंट तो नहीं था। इसके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना था कि बहुत से मामलात ऐसे हैं कि जिनमें लोगों का कंट्रैक्ट जो है वो पूरा हो गया, कुछ को जो है वो एब्सेंस ऑफ ड्यूटी की वजह से निकाल दिया गया और बहुत सारे लोग ऐसे इदारे ऐसे भी थे जिन्होंने जो है वो मुलाजमीन जब भर्ती हुए उनका जो कंट्रैक्ट पूरा हुआ उनको निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि ये भी चीज़ दुरुस्त है कि सियासी इंतकाम के नतीजे में भी जो है वो इनको निकाल दिया गया और घर भेज दिया गया। ये मंसूर अली शाह का कहना था। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इसलिए हमने आपसे इस एक्ट की क्लासिफिकेशन मांगी थी कि आप हमें क्लासिफिकेशन एक्ट की बता दें ताकि हम देखें कि एक्ट जो बना वो उसकी रूह क्या थी और वो एक्ट जो है वो क्यों लाया गया था और उसके एक्ट के अंदर किन किन मुलाजमीन को जो है वो आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। इसके साथ साथ मंसूर अली शाह का ये भी कहना था कि 1996 में जो है वो बीबी हुकूमत, बल्कि ये अटारनी जनरल का कहना था और ये अहम पॉइंट है, अटारनी जनरल ने कहा कि 1996 में बीबी की हुकूमत जो है वो बरतरफ हो गई थी, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो बरतरफ हुई और उस हुकूमत के बरतरफ होने के बाद निगरान सेटअप जो है वो आया और उस निगरान सेटअप में इन मुलाजमीन को जो है वो सियासी इंतकाम के नतीजे में निकाल दिया गया। और फिर अटारनी जनरल का ये कहना था कि उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत आई, तमाम नवाज शरीफ की हुकूमत भी जो है वो बरतरफ कर दी गई और मार्शल लॉ लग गया। तो फिर अटारनी जनरल ने कहा कि जब मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा तो फिर अब PCO जजेस आ गए अदलिया के अंदर और उन PCO जजेस के पास ये मामला जब लिटिगेशन में गया और उन PCO जजेस ने जो है वो इन मुलाजमीन को रिलीफ नहीं दिया। तब उन्होंने कहा कि PCO जजेस के बाद जब दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, अदलिया बहाल हुई, तो फिर जब जजेस आए तो वो उन्होंने इनको रिलीफ देना शुरू किया। तब उन्होंने कहा कि जब अदालतें इन मुलाजमीन को रिलीफ दे रही थी तो उस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो है वो पहले आर्डीनेंस जो है वो बनाए और उन्होंने कहा कि 4 आर्डीनेंस जो है वो लाए गए और आर्डीनेंस के बाद एक्ट जो है वो लाया गया और उस एक्ट के तहत इन तमाम मुलाजमीन को जो है वो बहाल कर दिया गया। इस पर मंसूर अली शाह ने कहा कि इन लोगों का तो कोई कसूर नहीं है, हम समझ सकते हैं कि इनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और इनने 10 साल तक गैर मुतनाज़िया तौर पर, यानी अनडिस्प्यूटेड का वर्ड यूज़ किया जस्टिस मंसूर अली शाह ने। उन्होंने कहा कि गैर मुतनाज़िया तौर के ऊपर इन लोगों ने जो है वो 10 साल जो है वो नौकरी की, अपनी सर्विस की। तो आप हमें ये बताएं कि जो लोग जो है अपनी सर्विस 10 साल कर चुके हैं उनको क्या रिलीफ दिया जा सकता है, उनको क्या मराहत मिल सकती है, क्या हुकूमत ने इस सवाल से कोई मैकेनिज़्म जो है वो बनाया है। इसके साथ साथ
जस्टिस मंसूर अली शाह का ये भी कहना था कि आप हमें बताएं कि इस हवाले से हुकूमत क्या समझती है कि जिन्होंने मुसलसल 10 साल तक हुकूमत नौकरी की, उनको क्या हुकूमत रिलीफ दे सकती है और वो मुमकिन रिलीफ क्या है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से हम भी चाहते हैं कि इन मुलाजमीन को जो है वो रिलीफ मिले, और इस सवाल से हुकूमत ने ही इस चीज़ का तयन करना है और हमें हुकूमती मौक़िफ़ जानना है कि हुकूमत इस हवाले से क्या सोचती है, क्या समझती है, और आप हमें हुकूमत से ये चीज़ें पता करके अदालत को जो है वो आगाह करें। इसके बाद अटार्नी जनरल ने कहा कि ये मुलाजमीन जो हैं वो रिलीफ के हकदार हैं, ताहम उन्होंने कहा कि एक्ट उड़ने की वजह से इनको वो रिलीफ भी नहीं मिल रहा। तो इसके ऊपर जो है अटार्नी जनरल ने कहा कि अदालत ने आईनी बुनियाद के ऊपर जो है वो फैसला दिया है, तो अब हुकूमत जो है वो खुद इस शशपंज में है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर फैसले में ये भी कहा है कि इनसे जो मराद है वो भी ले ली जाए, तो उन्होंने कहा फिर हुकूमत इनको कैसे मराद दे सकती है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है जस्टिस मुशीर आलम वाला वो अब आड़े आ रहा है इनको किसी भी तरह का कोई रिलीफ देने में। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी आईनी तरमीम जो है वो कर सकती है और अदालत पार्लियामेंट को नहीं रोक सकती। पार्लियामेंट का जो है अपना एक तरीका कार होता है और वो कोई भी स्कीम लेके आ सकती है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब इनका मामला जो है ये तो फ्रेश मामला है। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि एक अदालती फैसले से ये बरतरफ हुए, ताहम अब इनके जो मसाइल हैं उन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए और जो नई सूरत हाल पैदा हो रही है, इस सूरत हाल को जांचते हुए हुकूमत जो है अगर रिलीफ इनको देना चाहती है तो अदालत को कोई उज़र नहीं है, हुकूमत इस सवाल से इनको रिलीफ दे सकती है, चाहे वो इस सवाल से कानून साजी करे या आइन में तरमीम करे या एक्ट लेके आए, ये हुकूमत के ऊपर मुनहसर है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यह तसव्वुर दुरुस्त नहीं कि अदालती फैसला जो है वो पार्लियामेंट को रोक रहा है, ये मंसूर अली शाह ने कहा। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हुकूमत या पार्लियामेंट या कानून साज जो लोग बैठे हैं जिन्होंने आइन बनाते हैं वो इस हवाले से जो भी चाहे वो फैसला जो है वो कर सकते हैं, अदालत उनके किसी भी फैसले में आड़े नहीं है। तो इस पर जो है जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन का ये कहना था। उन्होंने कहा अटार्नी जनरल साहब हमने पहले भी आपसे ये पूछा था कि क्या आइन के अलावा कोई और फ्रेमवर्क मौजूद है, क्या ऐसा मुमकिन है, जिस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि आइन के अलावा तो और कोई फ्रेमवर्क नहीं, क्योंकि कानून ने ही इनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, आइन ने ही इनकी नौकरियों को बहाल करना है, इसके अलावा कोई फ्रेमवर्क नहीं है। तो इस पर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन का ये कहना था कि फिर आपके जो एडिशनल अटार्नी जनरल हैं उन्होंने मरकज़ी केस के अंदर एक्ट की मुखालफत क्यों की थी। ये वो सवाल है कि मैंने आपको पहले भी ये सवाल से बता चुका हूँ कि साजिद इलियास भट्टी ने IB के मुलाजमीन से मुतल्लिक जो है वो एक्ट की मुखालफत की थी और उस एक्ट की मुखालफत की वजह से ये पूरा एक्ट जो है वो उड़ा कर रख दिया गया। ताहम अटार्नी जनरल ने इसकी जो वजाहत की है ना वो सुनने की बात है। अटार्नी जनरल ने वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहा कि मुझे जब नोटिस ही नहीं दिया गया, यानी कि मेरे दफ्तर को नोटिस नहीं मिला, मेरा मौक़िफ़ नहीं आया, वफाक का मौक़िफ़ नहीं आया, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि एडिशनल अटार्नी जनरल ने या किसी ने भी जो है वो इस हवाले में से मुखालफत की। उन्होंने कहा विदाउट नोटिस कोई जो है वो पेश नहीं हो सकता अदालतों के अंदर। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये एक आइनी मामला था, एक्ट का मामला था, अदालत एक्ट को उड़ाने जा रही थी, तो उस हवाले से अटार्नी जनरल को सुनना ज़रूरी था और अदालत ने मुझे ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया। ये अटार्नी जनरल की जानिब से जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इसके साथ साथ अटार्नी जनरल ने वही बात फिर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस वाली बात दोहराई। उन्होंने कहा कि 3 बच्चे हैं, एक शख्स मेरे पास सरकारी मुलाजिम आया, उसके 3 बच्चे थे और वो अब स्कूल नहीं जा रहे, उनके जो हालात हैं। तो इस पर वो जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना था कि आप ये तस्सुर ना दें कि हम संग दिल हैं, हम इनको रिलीफ देना चाहते हैं। इसके बाद जो है वो अटार्नी जनरल ने जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम अवाम के एतमाद को जो है उसके लिए ही बैठे हैं और हम हमारी ख्वाहिश भी ये है, कोशिश भी ये है कि अदलिया के ऊपर अवाम का एतमाद जो है वो बहाल रहे। तो आप ऐसी कोई बात ना करें कि जिससे अवाम का एतमाद अदलिया से जो है वो शेक हो। इसके साथ अटार्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 4 आर्डीनेंस जो है वो एक्ट से पहले 4 आर्डीनेंस जारी किए गए। उन्होंने कहा पहला आर्डीनेंस जो है वो फरवरी 2009 में आया, दूसरा जून 2009 में आया, तीसरा अक्टूबर 2009 में आया और उसके बाद चौथा जो है वो उसने कहा कि 5 फरवरी 2010 को आया। इसके बाद जो है उन्होंने कहा कि एक्ट जो है वो आया तकरीबन 6 दिसंबर 2010 को जो है वो एक्ट जो है वो लाया गया था। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ये जो आर्डीनेंस आए इन या एक्ट आया, फिर इसके बाद 18वीं तरमीम कब आई, तो इस पर उन्होंने कहा कि वो 24 अप्रैल 2010 को जो है वो तरमीम आई।
तो इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि क्या 18वीं तरमीम में इन आर्डीनेंसेस को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। तो इस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि आर्डीनेंस जो है वो उनको वाक़ई तौर के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और अदालत ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन ना दे कि जो मुलाजमीन आर्डीनेंस के तहत बहाल हुए कि वो सफ़र करें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर अदालत जो है एक्ट को बहाल भी कर दे तो हम आर्डीनेंस से मुतल्लिक़ अदालत को मुहतात रहना चाहिए, वो ऐसी किसी भी किस्म की ऑब्जर्वेशन ना दे ताकि जो मुलाजमीन आर्डीनेंस के तहत बहाल हुए थे वो इस हवाले से सफ़र कर सकें। ये अटार्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आपको एहतियात जो है वो बरतनी चाहिए। इसके साथ साथ अटार्नी जनरल ने वजाहत की जब जजेस ने ये पूछा कि एक्ट जो आर्डीनेंस होता है उसकी जो टाइम पीरियड होता है, जो उसकी मियाद होती है, वो मियाद तो इंतहाई मुख्तसर होती है, तकरीबन 4 माह का टाइम है। तो अटार्नी जनरल ने कहा कि 240 दिन का जो है वो आर्डीनेंस का टाइम होता है। तो उस पर उन्होंने कहा कि जब जो मुलाजमीन आर्डीनेंस के तहत बहाल हुए क्या उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, क्योंकि हम ये पूछना चाह रहे हैं, जजेस का कहना था कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि आर्डीनेंस के तहत जब ये मुलाजमीन बहाल हुए तो फिर इनको किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, क्योंकि जब उनकी मियाद ख़त्म हो गई आर्डीनेंस की तो फिर ये 10 साल तक काम करते रहे, तो क्या इनको कोई तहफ़्फ़ुज़ मिला। तो इस पर जो है अटार्नी जनरल ने कहा कि इनको एक्ट के अंदर जो है जो एक्ट 2010 या सीरा एक्ट है उसकी छतरी जो है वो इनको उस अम्ब्रेला के अंदर ये कवर हो जाते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने फिर से कहा कि अदालत को जो है वो केयरफुल रहना चाहिए कि आर्डीनेंस से मुतल्लिक़ कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स देने से ताकि मज़ीद लोग जो है वो सफ़र ना कर सकें। इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना था कि आर्डीनेंस ख़त्म होने के बाद जो एक्ट जो इसके इक़दाम किए गए उनकी हैसियत क्या है। तो इस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि वो मौजूद रहेंगे, अगरचे एक्ट की जो आर्डीनेंस की मियाद है वो अगरचे ख़त्म भी हो गई लेकिन उसके जो तहत जो इक़दाम किए गए हैं वो मौजूद रहेंगे। इस सवाल से उन्होंने चेयरमैन नैब से मुतल्लिक़ जो आर्डीनेंस हालिया आया उसकी भी उन्होंने मिसाल दी कि जो चेयरमैन नैब की उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें 4 साल की तोसी की, ताम जो आर्डीनेंस है उसकी तो मुद्दत 240 दिन है। ताम उन्होंने कहा कि वो यही समझा जाता है कि बेशक 240 दिन बाद आर्डीनेंस जो है वो गैर फ़ाल हो जाएगा, वो या अपनी हैसियत खो देगा, ताम चेयरमैन नैब जो है वो 4 साल पूरे करेंगे। ये उन्होंने इस हवाले से मिसाल दी ताकि अदालत को जो है वो कैल किया जा सके। इसके बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि 18वीं तरमीम जो है वो एक बेहतरीन तरमीम थी। तो अटार्नी जनरल ने कहा कि मुझे उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो है लेकिन कानून साजों का ये काम होता है और मैं 18वीं तरमीम एक बहुत बड़ी तरमीम थी और इस हवाले से वाकई पार्लियामेंट जो है वो या कानून साज जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसके साथ जो मंसूर अली शाह का ये कहना था कि 10 साल पहले के जो इक़दाम हैं आर्डीनेंस के तहत हुए उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ की बात की। तो अटार्नी जनरल ने कहा कि वाकई उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उन्होंने कहा फिर से मैं कह रहा हूँ कि अदालत इस मामले को जो है वो इस रिव्यू के अंदर इस मामले को जो है वो ना छेड़े। मंसूर अली शाह ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि आर्डीनेंस की मुद्दत जो 4 माह है वो ख़त्म भी हो जाए लेकिन ये मामला जो है वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन का है तो इस वजह से इसको नहीं छेड़ा जा सकता। अटार्नी जनरल ने कहा कि जी मैं यही कहना चाहता हूँ। इसके साथ साथ अटार्नी जनरल ने यह भी कहा कि अगर पार्लियामेंट कहती है कि गलत है तो फिर वो अपनी मुद्दत तक जो है वो रहेंगे, लेकिन अगर पार्लियामेंट इनको तहफ़्फ़ुज़ दे देती है आर्डीनेंस को तो वो जो उसका टाइम है वो जितना भी उसका टेन्योर तय किया गया है 10 साल तय किया गया तो वो उस वक्त तक चलते रहेंगे, अगरचे आर्डीनेंस ख़त्म ही क्यों ना हो जाए। पार्लियामेंट अगर उसकी तोसीक यानी कि आर्डीनेंस की अगर पार्लियामेंट तोसीक कर देती है तो वो जो है उसकी जो लिमिट है वो चलती रहती है, यानी कि जो उसके तहत मुलाजमीन बहाल होते हैं या जो भी उनका मामलात होते हैं जो भी आर्डीनेंस होता है वो फिर जो है आइन का हिस्सा बन जाता है अगर उसको आइन के अंदर तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए। इसके साथ साथ अटार्नी जनरल का ये भी कहना था कि आर्डीनेंस जो है वो एग्जीक्यूटिव आर्डर से जो है वो ज़्यादा वक़्त या ज़्यादा उस पर आर्डीनेंस जो है वो एग्जीक्यूटिव आर्डर से फ़ोकियत रखता है। तो इस हवाले से अटार्नी जनरल ने जो है वो मुख्तलिफ दलाइल दिए और अब मैं तकरीबन सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपसे जो है वो बयान नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी लंबी प्रोसीडिंग थी। ताम मैं अब आपको चीज़ा बातें बताना चाह रहा हूँ कि जस्टिस सिजाद अली शाह का ये कहना था कि आर्डीनेंस एक्ट के तहत वो मुलाजिम भी बहाल कर दिए गए जो एब्सेंस ऑफ ड्यूटी पर थे, जिनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई हुई। तो आप हमें बताएं कि वो किस तरीके से या जिनके खिलाफ अदालती फ़ैसले हुए वो उनको किस तरीके से बहाल कर दिया गया। इस मतलब एक ही लाठी से सबको जो है वो हाँक दिया गया। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे। फिर उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि यहाँ पे मराद की बात हो रही है, पेंशन की बात हो रही है, रिलीफ की बात हो रही है, तो क्या उन मुलाजमीन को जिनके खिलाफ अदालतों से फ़ैसले आए, जिनको महकमाना कार्रवाइयों के नतीजे में निकाला गया था, क्या उनको भी रिलीफ जो है वो मिलेगा। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर उन लोगों ने 10 साल तक काम किया है
तो उनको रिलीफ तो उनका बनता है, उन्होंने तो सर्विस की है, तो किसी ना किसी तरीके से तो रिलीफ देना चाहिए। और ये हुकूमत का काम है कि वो किस तरीके से इनको जो है वो रिलीफ देती है या कंपनसेट करती है। इसके साथ साथ सज्जाद अली शाह ने कहा कि जो केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं वो मुलाजमीन उनके लिए रेमेडी क्या होगी। तो इस पर जो अटार्नी जनरल ने कहा कि ज़ेर अल्तवा तो केस अब कुछ नहीं रहे, क्योंकि जब से एक्ट उड़ाया है तो वो तमाम मुलाजमीन जो है उनका टोटल जो स्ट्रक्चर था वो भी सारा चेंज हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी में ये केस सुन रही है, तो हमारी अदालत से यही इस्तदा है कि अदालत जो है वो इन मुलाजमीन को जो है वो रिलीफ दे। ताहम अदालत का बार बार यही कहना था कि हम जो है वो क्या रिलीफ दें, हुकूमत बताए कि वो इनके लिए क्या रिलीफ रखती है, क्या इनको वो मुराद देना चाहती है, क्या वो पेंशन देना चाहती है। इस हवाले से अटार्नी जनरल से जो है वो जवाब तलब किया गया है कि हुकूमत की क्या स्कीम है इन मुलाजमीन से मुतल्लिक, क्या हुकूमत जो है वो कोई इनको क्या रिलीफ दे सकती है इनकी। फिर वो उन्होंने कैटेगरीज थी वो फिर से तलब की हैं कि वो अदालत हमें बताया जाए कि किसकी क्या कितनी मुद्दत थी, उनको क्या क्या रिलीफ मिल सकता है, वो अदालत को बताया जाए। ताहम अटार्नी जनरल के जो दलाइल थे वो कल भी जारी रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जस्टिस उमर अता बंदियाल जब अदालती वक्त ख़त्म होने लगा तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सेनेटर रज़ा रब्बानी को जो है कहा कि आपकी आवाज़ में तो एक जादू है और हम आपको सुनना चाहते हैं, तो आप बताएं कि आप कल अटार्नी जनरल से पहले बात कर लेंगे या बाद में बात करेंगे। तो उसने कहा कि जैसे अदालत बेहतर समझे मैं पहले बात कर लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल हम आपको सुनेंगे। इसके साथ साथ दूसरे वकला जो हैं वो भी उन्होंने भी कहा कि हमें भी अदालत को सुनना चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको भी सुन लेंगे। ताहम उन्होंने कहा कि जिनके सिनाप्सिस रहते हैं वो आप हमें सिनाप्सिस दे दें। हामिद खान जो है वो उन्होंने अदालत को बताया कि हमने सिनाप्सिस जो है वो अदालत में सबमिट करा दिया, अदालत उस हवाले उसको भी देख ले। ताहम ये कल जो है वो प्रोसीडिंग थी। अब केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। कल 11:30 बजे जो है वो दोबारा से इस केस की समाअत होगी और सेनेटर रज़ा रब्बानी जो हैं वो इस हवाले से जो है वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। और अब देखना ये है कि अटार्नी जनरल ने जो बातें की वो तो हमने आप तक पहुंचाई। अब जो दूसरा थंब है इस केस के अंदर वो रज़ा रब्बानी है। रज़ा रब्बानी साहब चूँकि इस एक्ट के खालिक भी रहे हैं, वो इसके रूए रवां भी हैं, और वो खुर्शीद शाह की जो कमेटी थी मुलाजमीन बहाली वाली वो इसके भी मेंबर रहे। तो हो सकता है कि शायद उनकी जानिब से जो दलाइल दिए जाएं वो इस केस का पासा जो है वो पलट सकते हैं। और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि रज़ा रब्बानी जिस तरीके से उनकी शख्सियत में जादू है, उनकी आवाज़ में जादू है, तो हम यही उनसे उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कल वो अदालत को कैल करेंगे। और ये जो अदालत की जानिब से ऑप्शन की बात हो रही है, मामला पार्लियामेंट को भेजने की बात हो रही है कि पार्लियामेंट इस सवाल से कानून साजी करे, उम्मीद है कि शायद रज़ा रब्बानी ऐसी नौबत ना आने दे और शायद वो अदालत को वो रिस्ट्रिक्ट कर दे कि सर माय लॉर्ड के ये मामला ही जब रिव्यू का है तो अदालत इधर उधर क्यों जाती है। अदालत अगर समझती है कि जस्टिस मुशीर आलम वाला फ़ैसला दुरुस्त था तो फिर उसको सस्टेन करे, और अगर अदालत समझती है कि वो फ़ैसला जो है गलत था तो फिर उसको उड़ा के रख दे। ये मामला पार्लियामेंट को भेजना, इधर भेजना, उधर भेजना, ये अब रज़ा रब्बानी के ऊपर मुनसर है कि वो अपने आर्ग्यूमेंट क्या रखते हैं। और वो एक्ट जो जिसको अदालत कहती है कि इसके अंदर सुकूम मौजूद थे वो इसका किस तरीके से दिफा करते हैं, ये कल ही जो है इस हवाले से मामलात का जो है वो पता चल सकेगा। तब मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये राजा बशारत साहब हैं, हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या समझते हैं और इनकी क्या। सबसे पहले तो मैं इस बात की तस्दीक करता चलूँ कि मेरा नाम बशारत खान है, और इसके साथ साथ मैं तैयब बलोच साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि तैयब बलोच साहब ने कोर्ट की कार्रवाई से मुतल्लिक आज दिन तक मुफस्सल तरीके पर जितने भी बरतरफ मुलाजमीन हैं और इसके साथ साथ जो भी इस केस के साथ दिलचस्पी रखते हैं उन तक कोर्ट का मौक़िफ़ और वकला का मौक़िफ़ ऐसे तरीके से पहुँचाया। और इसके साथ साथ जो आज तैयब बलोच साहब ने बाकायदा आर्डीनेंस के हवाले से और एक्ट के हवाले से भी मुफस्सल गुफ्तगू की कि जनाब कोर्ट के अंदर से आर्डीनेंस के ऊपर भी सवालात उठाए गए और आर्डीनेंस की वैलिडिटी के ऊपर भी सवाल उठाए गए और आर्डीनेंस के पास्ट एंड क्लोज के हवाले से भी सवाल उठाए गए, और इसी तरह अटार्नी जनरल साहब ने भी आर्डीनेंस के हवाले से उन्हें मुतमईन किया। और इसके साथ साथ जो एक्ट था वो एक्ट की जो वैलिड होना या इनवैलिड होना उसके मुतालिक भी मुफस्सल तरीके से अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने गुफ्तगू की, और इसके साथ साथ मुलाजमीन की मराहत के हवाले से और उनको रिलीफ के देने के हवाले से जो कोर्ट का मौक़िफ़ था ये भी आपके सामने बयान हो गया। अब मैं जनाब तैयब बलोच साहब से ये सवाल करूँगा कि हमारे पास
बाज़ लोगों की तरफ से ये खबर पहुंचाएगी और मुफस्सल तरीके से ये खबर पहुंचाएगी कि जनाब वाला कि आर्डीनेंस के ऊपर बेंच का जो फैसला था, जो बेंच का मानना था कि आर्डीनेंस की कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है और किसी किस्म के हम आर्डीनेंस के ऊपर आर्डीनेंस को सुनना नहीं चाहते और ना ही आर्डीनेंस इस केस का ऐसा है, बल्कि हम सिर्फ एक्ट के ऊपर बात करेंगे, एक्ट को ही सुनेंगे और एक्ट के ही सुनने के लिए हम आए। तो बराए मेहरबानी तैयब बलोच साहब से मेरा ये सवाल है कि आप जरा इसके बारे में मुख्तसर सी बात बता दें। जी, वो ऑर्डिनेंस का जो मामला है वो बिल्कुल वाज़ेह ही है, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि लतीफ़ खान खोसा के जो बेटे हैं शहबाज खान खोसा, उन्होंने ये अदालत को बताया था, जब लतीफ़ खान खोसा दलाल दे रहे थे तो उन्होंने ये बताया था कि ऑर्डिनेंस को अदालत ने टच नहीं किया। तो ऑर्डिनेंस के तहत जो मुलाजमीन बहाल हुए थे उनका स्टेटस जो है वो एक्ट वालों से डिफरेंट है। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने हाई कोर्ट से भी रजू कर रखा है। तो इस पर अदालत ने कहा कि ठीक है, फिर हम इस मामले को जो है वो देख लेंगे। अगर अदालत ने उनको टच नहीं किया तो फिर हम सिर्फ ये देखेंगे कि आया ऑर्डिनेंस के तहत बहाल होने वाले मुलाजमीन को ऐनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया या नहीं दिया गया। तो आज वो सूरत हाल जो है, सिचुएशन जो है वो अटार्नी जनरल ने क्लियर कर दी। अटार्नी जनरल ने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, एक्ट के तहत ही उनको तहफ़्फ़ुज़ मिला और वो एक्ट की अम्ब्रेला के अंदर उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। और इसके साथ साथ 18वीं तरमीम वाला जो इशू उठाया गया, क्योंकि 240 दिन की लिमिट होता है। तो जब ऑर्डिनेंस जो आखिरी ऑर्डिनेंस आया था वो फरवरी 2010 में ऑर्डिनेंस आया था, लेकिन उसके बाद अप्रैल 2010 में 18वीं तरमीम भी आ गई थी। तो इन ऑर्डिनेंस वाले मुलाजमीन को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो चुका है। तो इस हवाले से अब ये चीज़ मैं आपको कहता चलूँ कि एक्ट वालों के लिए अगरचे मुश्किलात हैं, ताहम ऑर्डिनेंस के तहत जो लोग बहाल हुए थे उनको इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो रिलीफ जो है वो उसके मिलने के इम्कानात जो हैं वो कवी हो चुके हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया तैयब बलोच साहब। आप भी जानते हैं और पूरी कौम जानती है कि अक्सरियत मुलाजमीन की, बरतरफ मुलाजमीन की वो कोर्ट से बाहर होती है और चूंकि कोर्ट से बाहर होने की वजह से हमारे पास सिर्फ एक ही जरिया होता है और वो जरिया सोशल मीडिया होता है। और सोशल मीडिया के ऊपर तैयब बलोच जैसे बेहतरीन लीगल एक्सपर्ट होते हैं जो कि सहाफत से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर ला के ऊपर उनकी एक अच्छी ग्रिप होती है और वो इस हवाले से मुलाजमीन को आगाह करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह तैयब बलोच साहब ने बताया कि आर्डीनेंस को भी अहमियत हासिल है और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और एक्ट को भी हासिल है और बाकी बहस इंशाल्लाह कल होगी और कल जो बाकायदा तौर पर तैयब बलोच साहब इंशाल्लाह हमें आगाह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तैयब साहब, तैयब बलोच साहब आपकी और आपकी टीम का। जी, तो कल इस केस की जो है वो दोबारा समाअत होगी और कल रज़ा रब्बानी साहब जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट करेंगे और हमारी ये ख्वाहिश भी है, दुआ भी है और साथ भी रज़ा रब्बानी साहब के साथ है। और हम चाहते हैं कि रज़ा रब्बानी साहब जिस तरीके से, वो मैंने पहले बात की, उनकी शख्सियत है और जिस तरीके से उनका एक उनका दिमाग है, उनका विजन है, तो उसकी तो पूरी कौम उनको अप्रिशिएट करती है। तो उम्मीद है कल वो इस हवाले से जो है वो पासा पलटने में कामयाब हो जाएंगे और कल जब समाअत होगी तो उस सवाल से हम मज़ीद चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल ये मेरे साथ जो है वो कुछ और मुलाजिम है जो शायद बात करना चाहते हैं। मैं एक बात कहूंगा, कोर्ट रिपोर्टर तैयब बलोच साहब, कोर्ट रिपोर्टर तैयब बलोच साहब, कोर्ट रिपोर्टर तैयब बलोच साहब का तबसरा। सर थैंक यू। ये आपका बड़ापन है कि आपने जो है वो, मुझे वैसे भी तमाम सेक्ट एम्प्लॉइज़ की जानिब से बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो रिस्पांस मिल रहा है और ख़ासकर जो आपकी दुआएं हैं वही हमारे लिए जो है वो एक रिटर्न है। बहरहाल आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, इंशाल्लाह कल फिर एक नए वीलॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में जो है वो हाजिर होंगे। तब तक के लिए जो है वो कल हमारी इंशाल्लाह बहाली है ना, उम्मीद हमारी बहाली की है। इंशाल्लाह हम अल्लाह पाक की तरफ रजू हैं। अल्लाह पाक हमें फतह देगा, बहाल करेगा। अल्लाह पाक हमें फतह देगा, हम बहाल होंगे इंशाल्लाह। रिटायरमेंट हमें नहीं चाहिए, हमें बहाल नहीं चाहते। हम रिटायरमेंट बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम बहाल हो जाएं। हम गरीब लोग हैं, हम काफी दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम बहाल हो जाएं और उस एक्ट के तहत ही दोबारा बहाल हो जाएं। हमारी सर्विस बहुत कम है, हम रिटायरमेंट नहीं चाहते, हमें बहाली चाहिए, हमें हर सूरत में बहाली चाहिए। अगर जजेस के दिल में हमारे दिलों के लिए रहम आया है तो हम पे रहम करके हमें बहाल कर दें, हमारे ऊपर रहम करें, हमारे बच्चों पे, हमारे घरों पे रहम करें। अल्लाह पाक इसका उसको अजर देगा, अल्लाह पाक इनका उसका अजर देगा। क़यामत वाले दिन ये जजेस भी सुरखरू होंगे
और सब सुरखरू होंगे कि अगर ये गरीब 16,000 ख़ानदानों के चूल्हे बहाल करते हैं, अल्लाह पाक इनको उसके बदले में जन्नतुल फिरदौस देगा। तो ये बलोच साहब, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी भर खुश रखे। आपने बहुत सारा अच्छा तबसरा किया है और हमें समझाया है, और हमसे जूनियर बंदे जो हैं वो हमसे 2.5 गुना ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। हम बूढ़े हो गए हैं, हमने खिदमत की है, हमारा पूछें डिपार्टमेंट के, हमें डायग्नोस्टिक के मुताबिक पूछें हमने कितनी मेहनत की है और डिपार्टमेंट कितनी तरक्की दी है, कितना उनका भला किया है, कितना उनकी वेलफेयर के लिए हमने कितना काम किया है। और हमारी तनख्वाह इतनी है कि हम गुजारा भी नहीं कर सकते माह में। हमसे जो जूनियर बंदे, हम 1994 में आए थे, हमारी तनख्वाह 50,000 है। जो हमसे 97 में आए थे वो उनकी तनख्वाह हमसे 1.5-2 लाख तनख्वाह है। हम इतने मजबूर, हम WMA करके B.Ed करके हमारी इतनी तनख्वाह ले रहे हैं जो बिल्कुल उनके पीन के बराबर हमारी तनख्वाह नहीं है। बराए मेहरबानी हमें रिटायरमेंट ना दें। आपका शुक्रिया। हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है अपने इदारों के लिए, रात दिन एक काम एक किया है, डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। हमें उस तरह हमें रिवार्ड भी नहीं दिया गया, ना अदारे के अंदर से, ना ये इधर से भी नहीं मिला। और आप यकीन करें कि हम अपने माशरे से कटे रहे हैं, सोसाइटी से, ना किसी गमी खुशी किसी में शरीक नहीं हो सके हम। आज भी मैं एक जनाजा छोड़ के आया हूँ, हमारी अजीज़ा सी वो फौत हो गई हैं और बिल्कुल कट ऑफ होके हमने रात देने किया अपने इदारे के लिए, और अब हमें ये रिवार्ड दे रहे हैं। अगर इस तरह हमें बहाली के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बहाल होना चाहते हैं अपनी ड्यूटी, अपनी जो बकिया हमारी ड्यूटी है वो हम अपनी सर्विस है वो हम पूरी करना चाहते हैं। देखिए, रिटायर करना है तो उन लोगों का करें जिनके 2.5-3 लाख रुपए तनख्वाह है। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ और मेरी पे अब रिसेंटली जो 21 में है वो तकरीबन 35,000 है। तो काइंडली उन लोगों को रिटायर करें जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं DIT हूँ और मैं अभी रिसेंटली तनख्वाह 35,000 रह रहा था। तो काइंडली मुझसे जूनियर लोगों का जरा पता करें उनकी क्या पे है। वो 2.5-3 लाख रुपए उनका हक बनता है और हम अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों से काम भी अच्छा करते थे। ये डिपार्टमेंट वाले लोगों से जाके आप पूछें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें काइंडली इस तरह ना करें, हमें इस तरह रिटायरमेंट ना करें। हम रिटायरमेंट नहीं होना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं। थैंक यू जी। ये आप मुलाजमीन के आप सर, मैं 12 साल अदालत के धक्के खाकर हमें कुछ नहीं मिला, हमारे ज़ाया हो गए 12 साल। हम रिक्रूटमेंट हमारी कानून के मुताबिक हुई। हमसे पहले जो लोग प्रोजेक्ट में काम करते थे वो उनको एसन कर दिया गया, मुस्तकिल कर दिया गया। इसी तरह हमें मुस्तकिल किया गया है। हम गैर कानून नहीं आए, टेस्ट दिए, इंटरव्यू दे, हमारी तालीम चेक करें और अदारे में की भी है खुफिया तौर पर। WMA, MMA कर हम बैठे हैं। हमने बहुत मेहनत किया। हमारा जब क्राइटेरिया चेक करें जाके, हमारा डेजिग्नेशन मुताबिक चेक करें, इन्होंने काम किया है। अब बराए मेहरबानी हम रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते, हमारा मुआशी का तलना करें। आपकी मेहरबानी। 12 साल हमारी सर्विस काउंट नहीं हुई, हमारे अदालतों के धक्के खाए हैं। तमाम सामीन और नाजरीन से और जुमला बरतरफ मुलाजमीन से एक दफा फिर गुजारिश की जाती है कि आपके कोर्ट रिपोर्टर जो कि बिल्कुल गैर जानबदार रहते हुए आप तक कोर्ट की बाकायदा और मुफस्सल कार्रवाई पहुंचाते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के अंदर जो मीडिया के रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं सिर्फ उनके ऊपर यकीन करें और उनको ही बाकायदा सुने। और इसके साथ साथ एक ऐलान मैं ये भी करता चलूं कि जिस तरह हमारे साथी बाकी साथियों ने ये कहा है कि 1993 से लेकर 1996 तक मुस्तकिल बुनियादों पर काम करने वाले मुलाजमीन जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में भर्ती हुए थे वो उनको बिल्कुल नहीं निकाला गया, वो अब भी मुस्तकिल है और हम उनसे बहुत ही ज्यादा बॉटम लाइन पर काम कर रहे हैं। अगर एक ही ग्रेड के अंदर मौजूद है, तालीम के अंदर सीनियर है, परफॉर्मेंस के अंदर सीनियर है, अगर तनख्वाह हमारी 30,000 है तो उनकी 2.5 से 3 लाख रुपए तनख्वाह है। अगर हमारी 10 साल नौकरी है तो उनकी 23 से 30 साल नौकरी है। मैं कोर्ट से ये पूछता हूं कि 2.5 लाख रहने वाला अगर स्टेट के ऊपर बोझ है और 23 से 30 साल उसकी नौकरी है तो उसको रिटायर किया जाए। जिसकी अभी 10 साल नौकरी बनती है उसको तो दारों से रिलीफ मिलना ही नहीं है, तो उसको किस बात के ऊपर रिटायर किया जा रहा है। और जहां तक तैयब बलोच साहब ने आर्डीनेंस के हवाले से बात की कि आर्डीनेंस को बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उसके अलावा इसके ऊपर तैयब बलोच साहब ने अपने कमेंट्स भी दिए और चेयरमैन नैब का भी हवाला दिया और उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल साहब ने भी ये कहा है कि आर्डीनेंस एक जुदागाना चीज़ है जिसको बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और आर्डीनेंस के ऊपर बाकायदा कोर्ट के
5 रुकनी बेच ने भी उनके साथ ये इत्तेफाक किया कि हाँ इसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस सारी चीज़ के ऊपर हम देख रहे हैं और हम कल जो है इस समात के ऊपर बाकायदा देखेंगे कि हम और आप सब मिलकर इन मुलाजमीन को क्या रिलीफ दे सकते हैं। जी, ये आपने सुना। और सबसे बड़ा इशू जो अब जन्म ले रहा है कि अदालत की जानिब से जो बार बार अटार्नी जनरल को या हुकूमत से पूछा जा रहा है कि इन मुलाजमीन को जिन्होंने 10 साल या कंटिन्यूस जो अपनी नौकरी की है, इनको कोई मराद पेंशन वगैरह दे दी जाए। तो इस पर इन मुलाजमीन का ये कहना है कि हम जो है वो पेंशन लेने को तैयार नहीं था। हम आज अटार्नी जनरल से भी जब ये सवाल हुआ था, उस पर अटार्नी जनरल ने कहा था कि किसी की 3 साल उम्र रहती है रिटायरमेंट की, किसी की 5 साल, किसी की 8 साल, किसी की 10 साल। तो उन्होंने कहा मुख्तलिफ लोग हैं और इस वजह से जो 93 में भर्ती हुए उनका अलग वो है, जो 96 में हुए। तो उन्होंने कहा कि उनकी उम्रें अभी रहती हैं, तो कबल अज़ वक्त जो है वो इनको रिटायरमेंट या पेंशन देना दुरुस्त नहीं है। ताहम अटार्नी जनरल ने जो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था और शायद हुकूमत की भी यही ख्वाहिश है कि ये लोग जो है वो अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है वो पूरी करें। ताहम अब मुलाजमीन से जब हमने पूछा तो ये मुलाजमीन ने वाज़े तौर के ऊपर उनका ये कहना था कि हमारी ऑलरेडी तनख्वाहें बहुत कम है, हमारी ग्रेजुएटी नहीं बनती। अगर हमें इस तरीके से जबरी रिटायर कर दिया जाता है या मराद का ऑप्शन दिया जाता है या ये कहा जाता है कि आप पेंशन ले लें, तो उन्होंने कहा कि ना, वो हमारी पेंशन जो है वो किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि वो पेंशन ऑलरेडी उन्होंने कहा हमारी तनख्वाहें इतनी कम है, जो बेसिक तनख्वाह हमारी बन रही है वो बहुत कम है, तो फिर पेंशन वगैरह से हमारे जो है गुजारे वो नहीं चल सकेंगे और मसाइल जो है वो हमारे लिए बढ़ेंगे। बहरहाल ये आपने सुना। इंशाल्लाह कल फिर हम एक नए विलाग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में जो है वो हाजिर होंगे। तब तक आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए उसके। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदाबाद।